उस तूफ़ानी बारिश में मैं बड़े गुस्से से अपने घर से निकली थी। अपने अपार्टमेंट से नीचे उतरते ही पार्किंग एरिया से अपनी गाड़ी में बैठकर मैं रोड पर आई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं बड़े गुस्से से अपने हाथ मसल रही थी। मेरा जी चाहता था कि मैं कहीं भाग जाऊं, इतनी दूर चली जाऊं कि वापस घर लौट कर ना आना पड़े। मैंने गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़ा दी थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे दिमाग में वही बातें घूम रही थी जिनको सुनकर मेरा दिमाग खोलने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि मैं इतनी दूर निकल जाऊंगी। मैं तो बस अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि आसपास का मुझे कुछ होश ही नहीं था। अचानक मेरी गाड़ी को ब्रेक लगी तो मैं होश की दुनिया में आई थी। मैंने देखा कि बारिश ने और भी ज़ोर आ चुका था। लगता था कि कोई आसमानी तूफ़ान नीचे ज़मीन पर उतर आया है, जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगा। मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पता नहीं उसे क्या हुआ था। मैंने कई बार चाबी घुमाकर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई। गुस्से से मैंने गाड़ी के स्टीयरिंग पर ज़ोर से मुक्का मारा था, लेकिन चोट मुझे ही लगी थी। जब मैंने उस बरसाती बारिश में बाहर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं शहर से बहुत दूर सुनसान जगह पर थी। दूर से दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। पहली बार मुझे डर महसूस हुआ। एक तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी थी, और दूसरा, जिस सड़क पर मेरी गाड़ी बंद हुई थी वे बिल्कुल सुनसान थी। मुझे डर सा महसूस हो रहा था। मैंने बहुत चाहा कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, मैं वापस पलट जाऊं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, और मुझे गाड़ी चलाने के अलावा गाड़ी के किसी काम का पता नहीं था। और अगर बीच रास्ते में गाड़ी यूँ स्टार्ट बंद हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। इस बारिश में मैं पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन यूँ गाड़ी में बैठे रहने से कोई भी हल निकलने वाला नहीं था। गुस्से के कारण मैं घर से अपना मोबाइल तक नहीं लेकर आई थी, लेकिन अब पछता रही थी कि क्या ज़रूरत थी मुझे गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम उठाने की। अब मैं किससे मदद मांगूं? मैंने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा तो मेरा सर घूम के रह गया था। जब मैं घर से निकली थी तब रात के 12 बजे का वक्त था, और अब 2 बज रहे थे, और मैं बारिश में सड़कें नाप रही थी। मैंने अब तक जितनी गाड़ी चलाई थी, यकीनन पेट्रोल ख़त्म हो चुका होगा, जब ही गाड़ी आगे चलने को तैयार ही नहीं थी। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मैंने सोचा कि गाड़ी में बैठे रहना तो कोई हल नहीं है। मुझे गाड़ी से बाहर निकल कर देखना चाहिए, कोई पेट्रोल पंप हो या आबादी हो और मेरी मदद हो जाए। यही सोचकर मैं गाड़ी से बाहर निकली। सर्दी की तेज़ तूफ़ानी बारिश ने मुझे पल भर में भिगो के रख दिया था, और इस पर सर्द हवा ने मुझे कँपकँपाने पर मजबूर कर दिया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। मैं पैदल चलने लगी। मैं चाहती थी कि आबादी में पहुंच जाऊं और वहां किसी से मदद मांगूं, क्योंकि गीले कपड़ों में मुझे सर्दी लगने लगी थी। और अब मैं दुआ कर रही थी कि काश कोई गाड़ी यहाँ से गुज़रे और मैं उससे मदद मांग लूँ। सड़क पर तेज़ बारिश में चलते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कसूर तो मेरा अपना ही था, लेकिन मैं क्या करती। घर का माहौल ही कुछ ऐसा था। मेरे मम्मी पापा नहीं थे। मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। मुझ में और भाभी में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। भाभी और मुझ में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। भाभी हर वक्त मेरे ख़िलाफ़ भाई के कान भरती रहती थी और मुझ पर हर समय गुस्सा करती रहती थी। जब मेरी भतीजी छोटी थी तो भाभी अपनी नींद पूरी करने के लिए रात को उसे मुझे थमा देती थी। कहती थी, रूबी ये तो तुम्हारी आदी हो चुकी है, मेरे पास सो ही नहीं रही है, तुम ही संभालो इसे, तुमने ही इसकी आदत बिगाड़ दी है। मुझे अपनी भतीजी से मोहब्बत थी, इसलिए मैं उसे लेकर अपने कमरे में आ जाती थी। देर रात तक वह मुझे जगाती थी। मैंने एक माँ की तरह अपनी भतीजी को पाला था, लेकिन जैसे ही वह बड़ी हुई उसकी मुझसे मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ तक कि वह रात को अपनी माँ की बजाय मेरे साथ सोने लगी थी। भाभी मुझे सही से खाने पीने तक नहीं देती थी। अगर मैं दूध का गिलास अपने लिए फ्रिज से निकाल लेती तो कहने लगती,
तुम्हारे भाई पेट से तोड़कर पैसे नहीं लाते हैं, कमाए मेरा पति, खाओ तुम। हमारे घर में बस 1 किलो दूध आता है और मुझे 1 गिलास दूध की सख्त ज़रूरत है। मैं दूसरी बार माँ बनने वाली हूँ और डॉक्टर ने रोज़ाना मुझे दूध पीने के लिए कहा है। वह मुझे दूध तक नहीं पीने देती थी। मैंने दूध का गिलास वहीं रख दिया और भाभी को देखने लगी। देखो, एक तो हमारा ही खा रही है और हमें ही अकड़ दिखा रही है। भाभी अक्सर मुझे ऐसे ही ताने देती रहती थी। दूसरा बच्चा भाभी के घर बेटा पैदा हुआ था और उसके बाद मेरी भाभी का नखरे और बढ़ चुके थे, क्योंकि उसने मेरे भाई को वारिस पैदा करके दिया था। लेकिन मेरी मोहब्बत मेरी भतीजी के साथ ज़्यादा थी। वह भी मुझे बहुत चाहती थी। अब वह 3 साल की हो चुकी थी। एक बार भाभी से मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि जब भी मैं खाना बनाने लगती वह मुझे किचन में किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देती थी। मेरा पास्ता खाने का बहुत ही दिल चाह रहा था। मैंने फ्रिज से चिकन निकाला, सब्जियां निकाली और अपने लिए पास्ता बनाने लगी तो भाभी किचन में आ गई। उन्होंने चिकन उठाकर दोबारा फ्रिज में रख दिया। कहने लगी, मुझे इसका खाना बनाना है, तुम्हारी फिजूल की अयाशी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा कि तुम्हें किस बात की अकड़ है? मेरे भाई का पैसा है, मैं जो चाहूँगी बनाऊँगी। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? हमने भाई की शादी की है तुम्हारे साथ, बेचा नहीं है उन्हें जो हर वक्त मुझे ताने देती रहती हो। तुम्हारे साथ शादी करने से वो तुम्हारे गुलाम नहीं हो गए हैं। अभी भी वे मेरा भाई ही है और जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मेरी ज़िम्मेदारी उसी के सर पे है और मैं उसी का खाऊंगी। मैं तंग आ चुकी थी अपनी भाभी की कड़वी जहरीली बातें सुन सुनकर। उस दिन जो मेरे मुंह में आया मैं कहती चली गई। भाभी से मेरा झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने अपनी बेटी को मेरे पास आने से रोकना शुरू कर दिया था। कुछ दिन तो वो मेरे पास आने के लिए रोई, लेकिन फिर वे अपनी माँ की आदी हो गई। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती। एक दिन मैंने अपनी भतीजी को अपने पास बुलाया तो मेरी भाभी कहने लगी, ख़बरदार, ये मेरी बेटी है, तुम्हारे भाई पर तुम्हारा हक है लेकिन मेरी औलाद पर नहीं। मैंने कहा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? तुम ये बच्ची अपने मायके से नहीं लाई, समझी? मेरा ये कहना था कि वह तो चीखती हुई अपने कमरे में जाने लगी। कहने लगी, आकाश, सुन रहे हो? अपनी बहन की बातें मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। कह रही है कि मैं पीछे से ये बच्ची लाई हूँ। उन्होंने मेरी बात को इस तरह के से भाई के सामने रखा कि मैं तिल मिला के रह गई थी। मेरे भाई मुझसे कहने लगे, तुम्हारी ज़ुबान इतनी ज़्यादा चलने लगी है, तुम किसी को भी कुछ भी कहती रहती हो। मैंने कहा, भाई, भाभी ने आपको गलत तरीके से बात बताई है। भाई ने कहा, अब बहुत हो चुका है। उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से बोलने से मना कर दिया। कहने लगे, तुमने अब से अपनी भाभी के आगे ज़ुबान चलाई ना तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। मैं रात के 12 बजे तक रोती रही। सब लोग अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। मैं बाहर आई, सामने ही गाड़ी की चाबी पड़ी थी। शायद भाई गाड़ी की चाबी कमरे में ले जाना भूल गए थे। मुझे ड्राइविंग आती थी और भाई ने ही सिखाई थी। जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, गाड़ी में ही यूनिवर्सिटी आती जाती थी। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और अपार्टमेंट से नीचे आ गई। मुझे सुनसान सड़क पर एक गाड़ी आती दिखाई दी। उसके सामने की जलती लाइट से मुझे कुछ तसल्ली हुई थी। मैंने हाथ के इशारे से उस गाड़ी को रोका था। गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो गाड़ी में बस एक नौजवान बैठा था। वे परेशान था। मैं जो उससे लिफ्ट मांगने का सोच रही थी, उसकी नज़रों को देखकर, उसके लहजे को सुनकर कुछ डरी थी। मैं 2 कदम उसकी गाड़ी से पीछे हट गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, आप जा सकते हैं। मेरी बात पर वह हैरान हुआ था। कहने लगा, आपने मेरी गाड़ी क्यों रुकवाई थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह कहने लगा, आपको लिफ्ट चाहिए तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था उसके साथ बैठने के लिए। पानी मेरे बालों से टपक कर मेरे कंधों पर गिर रहा था। मैं गाड़ी में बैठी तो उस शख्स ने गाड़ी चला दी। मैंने दोबारा उसके चेहरे की तरफ देखा। देखने में भी अच्छा खासा था, मगर उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था।
मैं तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने जो किया वह ठीक था क्या गलत। क्या उस लड़की के साथ उस गाड़ी में बैठकर जाना ठीक है? मैं यूं ही अपने ख़्यालों में गुम थी। वे गाड़ी चलाते हुए मुझसे कहने लगा, मैं आपको कहाँ पर ड्रॉप करूं? उसकी बात पर मैं अपनी सोचों से बाहर आई। मैंने एक नज़र उठाकर उसे देखा और कहने लगी कि पास में ही मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है। क्या आप मेरी गाड़ी देख लेंगे, उसमें क्या ख़राबी है? एक पल के लिए मैं थोड़ा घबराई थी। वह मुझे देख रहा था। मुझे उसकी आंखों से डर महसूस हो रहा था। एक सेकंड के हज़ारवें हिस्से में मुझे ये ख़्याल आया कि ये तो नशे में है। वह तो मुझे देखकर बहकने लगा था। वह धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। आपका नाम क्या है? क्या करती हैं आप? मुझे तो उसका एक एक शब्द सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैंने उससे गाड़ी रुकवाई और उसकी गाड़ी से नीचे उतर गई। उसी समय तेज़ बिजली चमकी। मैं बहुत डर गई थी, मगर तेज़ तेज़ कदम उठाकर सड़क पर चलने लगी। वह मेरे पास आया और गाड़ी का शीशा नीचा करके मुझसे कहने लगा कि क्या हुआ? आप गाड़ी से क्यों उतर गईं? बारिश बहुत तेज़ है, गाड़ी में बैठ जाएं। ऐसी सुनसान सड़क पर चलना ठीक नहीं है। मगर मैंने उससे कह दिया, देखिए आप जो भी हैं, यहाँ से चले जाइए। मैं अपना रास्ता खुद निकाल लूँगी। आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बोलने के तरीके से वह भी पहचान चुका था कि मैं उसे गलत समझ रही हूँ। मगर फिर भी जब उसके कहने पर मैं उसकी गाड़ी में नहीं बैठी, तो वह गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगा और धीरे धीरे वह गाड़ी मेरी नज़रों से ओझल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे शराब पीकर गाड़ी चला रहा हो। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता, तो ये सोचकर उस ठंड में भी मेरे माथे पर पसीना आ गया था। मैंने आसपास नज़रें दौड़ाईं। दूर तक जंगल और झाड़ियाँ फैली हुई थी। मैं फिर से अपनी गाड़ी के पास आ गई। मैंने सोच लिया कि अब मैं अपनी गाड़ी में ही रहूँगी। सुबह तक कोई ना कोई तो यहाँ पर आ ही जाएगा। मैंने गाड़ी की हेडलाइट से रोशनी कर ली थी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो एक गाड़ी दनदनाती हुई उसी तरफ आ रही थी। मैं यही सोचने लगी कि इसमें कोई फैमिली हो और बस मैं किसी तरह अपने घर पहुंच जाऊं। मैं सड़क के किनारे खड़े होकर देखने लगी कि शायद मुझे इस हालत में देखकर किसी को मुझ पर तरस आ जाए। मैं सड़क के किनारे ही खड़ी थी कि जब वह गाड़ी स्पीड के साथ दनदनाती हुई मेरे करीब से गुज़र गई थी। मैं तो सोच रही थी कि वह मेरे पास आकर रुकेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। अभी उसे आगे बढ़े हुए कुछ सेकंड ही गुजरे थे कि उस गाड़ी ने बड़ी ज़ोर से ब्रेक मारी थी। ब्रेक की आवाज़ सुनकर मैं भी कँपकँपा गई थी। वे गाड़ी अब रिवर्स आ रही थी। मैं भी खुशी से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। वे गाड़ी बिल्कुल मेरे पास आकर रुक चुकी थी। उसी समय जब फ्रंट सीट का शीशा नीचे हुआ तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उस समय गाड़ी में 4 लड़के मौजूद थे। 2 आगे बैठे थे और 2 ही पीछे। सबके हाथों में कैन थी। वे कैन कोल्ड ड्रिंक की तो बिल्कुल भी नहीं थी। ड्राइविंग सीट पर जो लड़का था उसके हाथ में सिगरेट थी। वे धुएं का गोला हवा में छोड़ता हुआ कहने लगा, हाँ तो मैडम, आपको कैसी मदद चाहिए? मैं डर कर कुछ कदम पीछे हटी और कहने लगी, कुछ नहीं, सॉरी, आप लोग जा सकते हैं। मैं वहाँ से तेज़ कदम उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी तो दूसरा लड़का कहने लगा कि मैडम, कहाँ भागकर जा रही हो? अपना रेट तो बताती जाओ। इस हसीन मौसम में तो आप हमारी रात और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दोगी। उसकी बात पर उन चारों लड़कों की हंसी गूंजी थी। रात के इस पहर में तुम अपना कोई कस्टमर ही ढूंढ रही होंगी। भला कोई शरीफ लड़की इस वक्त यहाँ पर क्या कर सकती है? उन लड़कों की बातें सुनकर मैं पूरी तरह घबरा चुकी थी। मैं कहने लगी, क्या बकवास कर रहे हो? ज़बान संभाल कर बात करो। मैं रास्ता भटक चुकी हूँ। मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है। मैं तो मदद मांगने की खातिर गाड़ी से नीचे उतरी थी, मगर तुम लोग घटिया सोच रखने वाले कैसे किसी की बहन बेटी के बारे में इस तरह की बातें कर सकते हो? मैंने रोते हुए कहा था। मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत होगी, मगर अगले ही पल उनमें से एक लड़के ने जो कहा वह तो मेरे मुंह पर ज़ोरदार तमाचा था। वे कहने लगा, अच्छा, शरीफ लोगों की बहन बेटियां रात को इस वक्त रास्ता नहीं भटकती
जो शरीफ होती हैं ना, उनके साथ उनके माँ बाप भाई मौजूद होते हैं, अपने घर की इज्जत को यूँ रात के वक्त बाहर ही नहीं भेजा करते। इतना कहने के बाद एक लड़का आगे बढ़ा और मुझे बाजू से पकड़ना चाहा, मगर मैं बगैर पीछे देखे वहाँ से भागी थी। 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि गाड़ी में घुस जाऊँ, मगर वे लोग तो गाड़ी को तोड़कर भी मुझे निकाल सकते थे। मैंने पैरों से जूते उतारे और नंगे पैर बस भागती ही जा रही थी, साथ ही साथ मदद के लिए भी पुकार रही थी। अब तो मुझे वही आदमी याद आ रहा था जो मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर मुझसे मेरे घर का पता पूछ रहा था। मैं ऊपर वाले से यही दुआ कर रही थी कि कोई मुझे बचाने के लिए आ जाए। अगर मैं उन 4 लड़कों के हाथ लग गई तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी इज़्ज़त बच सकती थी। कि तभी उन चारों लड़कों ने मुझे घेर लिया। वे मुझे चारों तरफ से घेर कर तंग कर रहे थे। फिर उनमें से एक आगे बढ़ा और मुझे अपनी तरफ खींचने लगा कि तभी उसके सर पर किसी ने ज़ोरदार वार किया था। वे नीचे गिर गया था। मैं डर कर पीछे हटी तो मैंने देखा कि मेरे पीछे वही खड़ा था। कार की हेडलाइट्स ऑन थी और उस रोशनी में उस आदमी ने अपने हाथ में पत्थर उठाकर उन लड़कों को मारना शुरू कर दिया था। वे एक था और ये 4, मगर उसने फिर भी उनका जमकर मुकाबला किया था। मैंने जब ये देखा तो मैं भी सड़क के किनारे से पत्थर उठाकर उन लड़कों को मारने लगी। आखिरकार वे लड़के वहाँ से भाग निकले। मैं इतना डर गई थी कि जाकर उस लड़के के कंधे से लिपट कर रोने लगी, मगर जब हालात का अंदाज़ा हुआ तो उससे दूर होकर कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको गलत समझा था। मैंने उससे थैंक्स कहा कि उसने उन लोगों से मेरी जान बचाई। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और वहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेकर गया, क्योंकि गिरने की वजह से मेरे हाथ और सर पर थोड़ी चोट आई थी। जैसे ही हम दोनों अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर उससे कहने लगा कि तुम फिर आ गए, तुमसे कहा ना कि रेस्ट करो, बुखार बहुत ज़्यादा है। मगर वह मुस्कुरा कर कहने लगा, डॉक्टर साहब इन्हें चोटें आई हैं, इनकी पट्टी कर दीजिए। बीमारी की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थी। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए वो मुझे अपने घर ले गया। उसने कहा, आप आराम करें, सुबह मैं आपको आपके घर छोड़ आऊँगा। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ थी। उनके कमरे में मैंने वे रात गुजारी थी। मैं तो अभी तक उसका नाम तक नहीं जानती थी, मगर उस कमरे में दीवारों पर उसकी तस्वीरें लगी थीं। उसकी मम्मी ने अपने बेटे का नाम शुभम बताया था। वह मुझे अपने बेटे के बारे में बताने लगी कि कैसे अपने पिता की मौत के बाद उसने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई थी। वे जैसे प्यार से मेरे कंधे पर थपकी दे रही थी, मुझे तो वे बहुत अच्छी लगी थी। कुछ देर बाद हम तीनों ने साथ में नाश्ता किया। फिर वे कहने लगा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँ, तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम अकेली घर से निकल गईं। उसने मुझसे जैसे ही ये सवाल किया, शायद मैं उसकी पूछने का ही इंतज़ार कर रही थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ था, मैंने सब कुछ उसे बताना शुरू कर दिया। मेरी बात सुनकर वह बोला, अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इनकार कर दिया। मैं जैसे ही उसके साथ घर पहुंची, मेरी भाभी ने आसमान सिर पर उठा लिया, शोर मचा मचा कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया और ये बात फैला दी कि मैं अपने आशिक के साथ रात गुजारने के बाद वापस आ रही हूँ। भाई ने भी भाभी की बातों पर यकीन किया था। मैंने उन्हें बताना चाहा, रात को जो हादसा मेरे साथ हुआ था, मैं मानती हूँ कि मुझे घर से नहीं जाना चाहिए था, मेरी गलती है, मगर उसने मेरी मुसीबत में मदद की है। भाई ने भी मुझे इल्ज़ाम लगाकर उस लड़की के साथ बदनाम करना चाहा। भाई ने मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया था। मैं तो जितना शर्मिंदा होती उतना कम थी। रोते रोते मैं शुभम से कहने लगी कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो, मैं वहीं रह लूँगी। मगर वह मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। मैं उसकी माँ की सेवा करती तो बदले में उसकी माँ भी मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों जैसा प्यार देती। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी से मेरी सारी कमियाँ पूरी हो चुकी हों। एक दिन वो मुझसे कहने लगी, मेरे बेटे से शादी करोगी? मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। जो आदमी अनजान होकर मेरी इतनी मदद कर रहा था, मेरा पति बनने के बाद मेरी कितनी इज्जत करेगा। और फिर यहाँ पर मुझे माँ का प्यार भी मिल रहा था।
आज मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। कभी कभार जल्दबाजी में उठाए गए कदम का नतीजा कुछ इस तरह भी निकल आता है। इसलिए तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।